नमस्ते बच्चों। आज हम क्लास 10th ज्योग्राफी का पहला चैप्टर रिसोर्स एंड डेवलपमेंट शुरू करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ। अगर मैं आपसे कहूँ कि तुम्हारे पास 1 लाख रुपए हैं लेकिन तुम किसी भी चीज़ को खरीद नहीं सकते, Oh my तो god. क्या वो पैसे तुम्हारे किसी काम के हैं? क्या वो तुम्हारे लिए रिसोर्स कहलाएंगे? बिल्कुल नहीं। No. अब दूसरा क्वेश्चन, अगर तुम्हारे पास बहुत सारा पानी हो लेकिन वो पीने लायक नहीं हो, तो क्या वो तुम्हारे लिए यूज़फुल है? नहीं। No. मतलब सिर्फ किसी चीज़ का होना ही काफ़ी नहीं होता, उसका हमारे काम आना भी ज़रूरी होता है, तभी हम उसे रिसोर्स कहेंगे। इसी कॉन्सेप्ट से शुरू होता है हमारा आज का चैप्टर। सबसे पहले समझते हैं कि रिसोर्स किसे कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में जो भी चीज़ इंसान की ज़रूरत को पूरा करे, जिसे इस्तेमाल किया जा सके, उसे रिसोर्स कहते हैं। याद रखो, हर चीज़ रिसोर्स नहीं होती, जो यूज़फुल है वही रिसोर्स होगा। रिसोर्स बनने के लिए 3 कंडीशन ज़रूरी हैं। सबसे पहले उस चीज़ में यूटिलिटी होनी चाहिए, मतलब वो किसी काम की होनी चाहिए। एग्जाम्पल, पानी पीने का काम आता है, लकड़ी फर्नीचर बनाने के, कोल इलेक्ट्रिसिटी बनाने के काम आती है, ये सब यूज़फुल हैं, इसलिए ये रिसोर्स है। कंडीशन नंबर सेकंड, इंसान के पास उसको यूज़ करने की टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। जैसे 200 साल पहले पेट्रोलियम ज़मीन के अंदर ही था, लोग उसे निकाल नहीं पाते थे, तो उस टाइम पे पेट्रोलियम रिसोर्स नहीं था। जैसे ही टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, पेट्रोलियम एक वैल्यूएबल रिसोर्स बन गया। टेक्नोलॉजी किसी चीज़ को रिसोर्स बना सकती है। कंडीशन नंबर 3, वो इकोनॉमिकली फीजिबल होना चाहिए, यूज़ करना बहुत ज़्यादा महंगा नहीं होना चाहिए। जैसे अगर हिमालय के अंदर कहीं गोल्ड हो लेकिन उसको निकालने में गोल्ड की वैल्यू से भी ज़्यादा पैसा लग जाए, तो प्रैक्टिकल सेंस में वो रिसोर्स नहीं माना जाएगा, क्योंकि हमारा पैसा ज़्यादा लग गया है उसमें। अब एनसीईआरटी की डेफिनेशन में रिसोर्स वो होता है एनीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट विच कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई आवर नीड्स प्रोवाइडेड इट इज टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फीजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल। अब इस डेफिनेशन को सिंपल लैंग्वेज में समझो। रिसोर्स वही है जो तुम्हारे काम आए, जिसे हम टेक्नोलॉजी की मदद से यूज कर सकें, जिसका यूज करना इकोनॉमिकली पॉसिबल हो और जो सोसाइटी एक्सेप्ट करती हो। तो जो हमने कॉन्सेप्ट समझा उसी को डेफिनेशन में एनसीईआरटी ने हमको दे रखा है, एंड वी हैव टू राइट दैट डेफिनेशन इन द एग्जाम। नाउ हम डेली एग्जांपल देखते हैं रिसोर्सेस के। अब घर के पास पास देखो तो तुम्हारे घर का फैन एक रिसोर्स है, मोबाइल फ़ोन रिसोर्स है, लैपटॉप, बाइक, पानी, इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट, ये सब रिसोर्सेस हैं। नॉलेज भी रिसोर्स है, टाइम भी रिसोर्स है, और सबसे इंपॉर्टेंट तुम खुद भी एक रिसोर्स हो, क्योंकि तुम्हारे पास नॉलेज है, स्किल्स है, टैलेंट है, इसीलिए ह्यूमन रिसोर्स कहा जाता है। रिसोर्सेज की इम्पोर्टेंस। अब सवाल उठता है, रिसोर्सेज इतने इम्पोर्टेंट क्यों होते हैं? हमारी हर ज़रूरत रिसोर्सेज से ही पूरी होती है। खाना, कपड़े, मकान, रोड, स्कूल, हॉस्पिटल, इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट, सब रिसोर्सेज की वजह से ही पॉसिबल है। अगर रिसोर्सेज ना हो तो डेवलपमेंट भी नहीं होगा। इसलिए चैप्टर का नाम है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, क्योंकि डेवलपमेंट रिसोर्सेज के बिना पॉसिबल ही नहीं है। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब रिसोर्सेज को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। ये एग्जाम का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रिसोर्सेज को मेनली 4 बेसिस पर क्लासीफाई किया जाता है। एक तो ओरिजिन के बेसिस पर, एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पर, ओनरशिप के बेसिस पर, और स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के बेसिस पर। एक एक करके सब समझते हैं। ओरिजिन के बेसिस पर रिसोर्सेस किस से बना है, इस बेसिस पर 2 टाइप्स के रिसोर्सेस होते हैं। सबसे पहले बायोटिक रिसोर्सेस। बायोटिक का मतलब लिविंग थिंग्स, तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं, जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, फिश, फॉरेस्ट, ह्यूमंस, मिल्क, लेदर, वुड, ये सब बायोटिक रिसोर्सेस हैं। एबायोटिक रिसोर्सेस। एबायोटिक का मतलब होता है नॉन लिविंग्स। एग्जाम्पल, एयर, वाटर, सनलाइट, कॉपर, गोल्ड, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, माउंटेन्स, ये सब एबायोटिक रिसोर्सेस हैं। डिफरेंस, बायोटिक लिविंग होता है, एबायोटिक नॉन लिविंग होता है। एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पर। अब दूसरा क्लासिफिकेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिन्यूएबल रिसोर्सेस। रिन्यूएबल का मतलब जो दोबारा नेचुरली बन सकते हैं। एग्जांपल, सनलाइट, विंड, वाटर, सोलर एनर्जी, बायोमास, ये सब वापस से बन सकते हैं। अगर हम इनका सही यूज़ करें तो ये फ्यूचर में भी मिलते रहेंगे। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस ये वो रिसोर्सेस हैं जो एक बार ख़त्म हो गए तो दोबारा बनने में लाखों साल लगते हैं, जैसे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, मिनरल्स, गोल्ड, कॉपर। इन्हें हम रोज़ बना नहीं सकते, इसलिए इनका यूज़ बहुत केयरफुली करना चाहिए। ओनरशिप के बेसिस पर अब देखते हैं रिसोर्सेस का मालिक कौन है। सबसे पहले इंडिविजुअल रिसोर्सेस, जो किसी एक इंसान के होते हैं, जैसे एक घर या फार्म लैंड, प्राइवेट लैंड, कार, बाइक, शॉप, ये किसी एक इंडिविजुअल की हो सकती है, इसलिए हम इसे इंडिविजुअल रिसोर्सेज कहते हैं। नेक्स्ट, कम्युनिटी रिसोर्सेज, जो पूरे गांव या सोसाइटी के होते हैं, जैसे गांव का तालाब, पब्लिक पार्क, प्लेग्राउंड, कम्युनिटी हॉल या फिर गवर्नमेंट स्कूल, ये सब कम्युनिटी रिसोर्सेज में आते हैं। नेक्स्ट आता है नेशनल रिसोर्सेज, जो पूरे देश के होते हैं और गवर्नमेंट के होते हैं, जैसे नेशनल हाईवे, रेलवे,
फॉरेस्ट हो गए, मिनरल्स हो गए, रिवर्स, ये सब गवर्नमेंट के होते हैं, तो इसे हम नेशनल रिसोर्सेज कहते हैं। नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल रिसोर्सेज, सब कंट्रीज मिलकर यूज करती हैं। एग्जांपल हाई सीज, समुंदर, ओशियन, इनका यूज इंटरनेशनल रूल्स के हिसाब से होता है। स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के बेसिस पर ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है लेकिन बहुत ईजी है। इसमें 4 कैटेगरी है। पोटेंशियल रिसोर्सेज, पोटेंशियल मतलब फ्यूचर में यूज़ हो सकते हैं, अभी पूरी तरह यूज़ नहीं हो सकते। जैसे राजस्थान और गुजरात में सोलर एनर्जी, वहाँ पे सोलर एनर्जी का पोटेंशियल है लेकिन फिलहाल अभी हम यूज़ नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज की कमी। नेक्स्ट विंड एनर्जी इन तमिलनाडु एंड गुजरात, वहाँ पे विंड स्पीड अच्छी खासी होती है तो वहाँ पे विंड एनर्जी का पोटेंशियल है। नेक्स्ट आता है डेवलप्ड रिसोर्सेज, जिनका सर्वे हो चुका है, क्वांटिटी पता है, क्वालिटी पता है और उनका यूज़ भी हो रहा है, जैसे कोल माइंस, ऑयल फील्ड्स, आयरन माइंस, स्टॉक। ऐसे रिसोर्सेज जो नेचर में अवेलेबल तो हैं लेकिन हमारे पास उनको यूज़ करने की टेक्नोलॉजी नहीं है। एग्जाम्पल, हाइड्रोजन से एनर्जी बन सकती है लेकिन हर जगह एफिशिएंटली करना भी पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसे स्टॉक कहते हैं। रिजर्व्स, रिजर्व्स का मतलब रिसोर्सेज अवेलेबल है, टेक्नोलॉजी भी है लेकिन फ्यूचर के लिए बचा कर रखा गया है, जैसे रिजर्व फॉरेस्ट, वाटर स्टोर्ड इन डैम्स या पेट्रोलियम रिजर्व्स। नाउ क्विक रिवीजन, रिसोर्स क्या है? जो हमारी नीड को सेटिस्फाई करे। रिसोर्स बनने की कंडीशन, यूटिलिटी, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिक फिजिबिलिटी। रिसोर्सेज की क्लासिफिकेशन, ओरिजिन, एग्जॉस्टिबिलिटी, ओनरशिप, स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। ओरिजिन क्या? बायोटिक और अबायोटिक। एग्जॉस्टिबिलिटी, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। ओनरशिप, इंडिविजुअल, कम्युनिटी एंड नेशनल, इंटरनेशनल। स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, पोटेंशियल, डेवलप्ड, स्टॉक, रिजर्व्स। अब एग्जाम टिप्स, रिसोर्सेज की डेफिनेशन एनसीईआरटी वाली ही याद रखना। बायोटिक वर्सेस एबायोटिक और रिन्यूएबल वर्सेस नॉन रिन्यूएबल के एग्जांपल्स में कंफ्यूज मत करना। पोटेंशियल, स्टॉक और रिजर्व्स के डिफरेंस पर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। हर क्लासिफिकेशन के कम से कम 2 से 3 एग्जांपल याद रखो। अब हम चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। रिसोर्स डेवलपमेंट, रिसोर्स प्लानिंग, रिसोर्स कंजर्वेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। रिसोर्स डेवलपमेंट, सबसे पहले एक सिंपल क्वेश्चन, मान लो तुम्हारे पास 1 करोड़ रुपए हैं और तुम सारे पैसे एक ही साल में उड़ा देते हो, तो अगले साल क्या होगा? पैसे ख़त्म। अब मान लो तुम धीरे धीरे और प्लानिंग के साथ पैसे खर्च करते हो तो तुम्हारे पास फ्यूचर के लिए भी पैसा बचेगा। बिल्कुल इसी तरह रिसोर्सेज के साथ भी होता है। अगर हम रिसोर्सेज का बिना सोचे समझे इस्तेमाल करेंगे तो एक दिन वो ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए रिसोर्सेज का प्लान्ड और साइंटिफिक यूज़ करना ज़रूरी है। इसी को कहते हैं रिसोर्स डेवलपमेंट। डेफिनेशन, रिसोर्सेज का प्लान्ड, साइंटिफिक और सस्टेनेबल तरीके से यूज़ करना ही रिसोर्स डेवलपमेंट कहलाता है। वाई डू वी नीड रिसोर्स डेवलपमेंट? इसके पीछे कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस हैं। फर्स्ट, रिसोर्सेस लिमिटेड हैं। धरती पर हर रिसोर्स अनलिमिटेड नहीं है। कोल लिमिटेड है, पेट्रोलियम लिमिटेड है, नेचुरल गैस लिमिटेड है। अगर हम इन्हें फास्ट स्पीड से यूज़ करते रहे तो फ्यूचर जनरेशन के पास कुछ नहीं बचेगा। सेकेंड, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, सब कंट्रीज़ के पास सेम रिसोर्सेस नहीं होते। एग्जाम्पल, मिडिल ईस्ट के पास ऑयल बहुत है, इंडिया के पास ऑयल कम है। राजस्थान में सोलर एनर्जी की बहुत पोटेंशियल है लेकिन नॉर्थ ईस्ट इंडिया में फॉरेस्ट ज़्यादा है, इसलिए प्लानिंग ज़रूरी है। थर्ड, ओवर यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, आज लोग ज़रूरत से ज़्यादा रिसोर्सेज का यूज़ कर रहे हैं। वाटर वेस्टेज, इलेक्ट्रिसिटी वेस्टेज, पेट्रोल की एक्सेसिव कंजप्शन, प्लास्टिक का ओवर यूज़, ये सब इन्वायरमेंट को डैमेज करते हैं। इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, एक्सेसिव माइनिंग, डिफॉरेस्टेशन, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, ये सब रिसोर्स मिसयूज़ की वजह से हो रहा है जो कि इन्वायरमेंट को डिग्रेड कर रहा है। नेक्स्ट, रिसोर्स प्लानिंग। अब समझते हैं रिसोर्स प्लानिंग क्या होती है। सिंपल लैंग्वेज में रिसोर्स का सर्वे करना, उनकी प्लानिंग बनाना और उनका प्रॉपर यूज़ करना ही रिसोर्स प्लानिंग है। जैसे घर बनाने से पहले ब्लूप्रिंट बनता है, वैसे ही रिसोर्स को यूज़ करने से पहले प्लानिंग होनी चाहिए। इंडिया में रिसोर्स प्लानिंग की नीड, इंडिया बहुत बड़ा देश है, हर स्टेट में अलग अलग रिसोर्सेस हैं। एग्जांपल, पंजाब में फर्टाइल लैंड है, झारखंड में मिनरल्स, राजस्थान में सोलर एनर्जी, केरला में फॉरेस्ट, गुजरात में विंड एनर्जी। अगर प्लानिंग नहीं होगी तो कुछ रिसोर्सेस वेस्ट हो जाएंगे और कुछ का यूज़ ही नहीं हो पाएगा। इसीलिए इंडिया में रिसोर्स प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेप्स ऑफ रिसोर्स प्लानिंग, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग रिसोर्स प्लानिंग के 3 स्टेप्स हैं। ये एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। स्टेप 1, सभी रिसोर्सेज की पहचान करना, मतलब सर्वे करना, मैप बनाना, कितने रिसोर्स हैं, कहाँ हैं, किस क्वालिटी के हैं, ये सब पता लगाना। इस प्रोसेस को रिसोर्स इन्वेंट्री भी कहते हैं। स्टेप 2, प्लानिंग स्ट्रक्चर बनाना, मतलब पॉलिसीज़ बनाना, टेक्नोलॉजी डेवलप करना, इंस्टीट्यूशंस बनाना, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स का कोऑर्डिनेशन। एग्जांपल, माइंस मिनिस्ट्री, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, सब मिलकर प्लानिंग करते हैं। स्टेप 3, रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स को इंप्लीमेंट करना। सिर्फ प्लान बनाना काफ़ी नहीं है, उस प्लान को ग्राउंड लेवल पर इंप्लीमेंट भी करना पड़ता है। रोड बनाना, कैनाल्स बनाना, डैम्स बनाना, फॉरेस्ट कंजर्वेशन, माइनिंग रूल्स, ये सब इंप्लीमेंट का पार्ट है। नो, इंपॉर्टेंस ऑफ रिसोर्स प्लानिंग, अगर प्रॉपर प्लानिंग होगी तो रिसोर्स वेस्ट नहीं होंगे, सब स्टेट का बैलेंस डेवलपमेंट होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, इकोनॉमी इंप्रूव होगी, फ्यूचर जनरेशन के लिए रिसोर्सेज बचेंगे, इन्वायरमेंट भी सेफ रहेगा।
रिसोर्स कंजर्वेशन। अब अगला टॉपिक कंजर्वेशन का मतलब होता है बचाना। रिसोर्स कंजर्वेशन का मतलब है रिसोर्स का वाइजली यूज करना और फ्यूचर के लिए प्रोटेक्ट करना। अगर हम आज सारे फॉरेस्ट काट दें तो फ्यूचर में क्या होगा? रेनफॉल कम होगी, एनिमल्स खत्म हो जाएंगे, क्लाइमेट चेंज बढ़ेगा। इसीलिए कंजर्वेशन जरूरी है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक सिंपल एग्जांपल। मान लो तुम्हारे घर में रोज 1,000 रुपए आते हैं और तुम रोज 500 ही खर्च करते हो, तो फ्यूचर सिक्योर है। लेकिन अगर तुम रोज 2,000 रुपए खर्च करने लगे तो कुछ दिन बाद पैसे खत्म। यही प्रिंसिपल सस्टेनेबल डेवलपमेंट का है। डेफिनेशन, प्रेजेंट जनरेशन की नीड का पूरा करना बिना फ्यूचर जनरेशन की नीड को कॉम्प्रोमाइज किए ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है। सिंपल एग्जांपल, अगर हम जंगल से 100 पेड़ काट रहे हैं तो कम से कम 100 नए पेड़ लगाना भी चाहिए। इसी को सस्टेनेबल यूज कहते हैं। रियल लाइफ एग्जांपल, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, एफोरेस्टेशन, रिसाइकलिंग, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ड्रिप इरीगेशन, ये सब सस्टेनेबल डेवलपमेंट के एग्जांपल्स हैं। व्हाट हैपन इफ वी डोंट फॉलो सस्टेनेबल डेवलपमेंट? वाटर शॉर्टेज हो जाएगी, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, फ्लड्स, ड्रॉट्स, पोल्यूशन, स्पीसीज एक्सटिंक्शन होंगी, फूड शॉर्टेज हो जाएगी, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आएंगी। ये सब ग्रेजुअली बढ़ने लगेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बेनिफिट्स क्या हैं? इन्वायरमेंट सेफ रहेगा, रिसोर्स फ्यूचर के लिए अवेलेबल रहेंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ रहेगी, एम्प्लॉयमेंट होगी, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ और बैलेंस डेवलपमेंट। 1 मिनट रिविजन। रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, इसलिए रिसोर्सेज डेवलपमेंट ज़रूरी है। डेवलपमेंट के लिए प्लानिंग ज़रूरी है, प्लानिंग के बाद कंजर्वेशन ज़रूरी है, और इन सब का फाइनल गोल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन शुरू करते हैं, लैंड रिसोर्सेज। सबसे पहले एक सिंपल क्वेश्चन, अगर मैं तुमसे पूछूं कि दुनिया का सबसे वैल्यूएबल रिसोर्सेज क्या है? बहुत लोग कहेंगे गोल्ड, कुछ कहेंगे पेट्रोलियम। लेकिन अगर ध्यान से सोचो तो इन सब को निकालने के लिए भी हमें लैंड की ज़रूरत पड़ती है। हमारा घर लैंड पर बना है, स्कूल लैंड पर बना है, रोड्स, रेलवे, एयरपोर्ट, फार्म्स, फैक्ट्री सब लैंड पर ही है। इसीलिए लैंड को सबसे इंपॉर्टेंट नेचर रिसोर्सेज माना जा सकता है। लैंड रिसोर्सेज क्या है? लैंड सिर्फ मिट्टी का टुकड़ा नहीं है, लैंड एक कंप्लीट नेचुरल रिसोर्स है। इसमें सिर्फ सॉइल ही नहीं होती, बल्कि माउंटेन, प्लेन्स, प्लेट्यू, रिवर्स, फॉरेस्ट, मिनरल, वाइल्ड लाइफ, ये सब लैंड का ही हिस्सा है। इसी वजह से लैंड को बेस रिसोर्स भी कहा जाता है, क्योंकि बाकी सारे रिसोर्सेज किसी न किसी तरह लैंड से जुड़े हुए हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ लैंड। सोचो अगर लैंड ही ना हो तो हम घर कहाँ बनाएंगे, खेती कहाँ करेंगे, रोड कहाँ बनेगी, स्कूल और हॉस्पिटल कहाँ बनाएंगे, फैक्ट्रीज कहाँ लगाएंगे। इसलिए लैंड के बिना डेवलपमेंट इम्पॉसिबल है। लैंड इज़ ए लिमिटेड रिसोर्स। अब एक इम्पॉर्टेंट बात, क्या हम अर्थ पर नई लैंड बना सकते हैं? नहीं, लैंड की क्वांटिटी ऑलमोस्ट फिक्स्ड है, लेकिन पॉपुलेशन बढ़ रही है, लैंड उतनी ही है। इसी वजह से हर साल लैंड पर प्रेशर बढ़ता जा रहा है। यूज़ ऑफ लैंड, सिंपल लैंग्वेज में लैंड को अलग अलग कामों के लिए इस्तेमाल करना ही लैंड यूज़ कहलाता है। एग्जाम्पल, एक जगह पर फार्मिंग होती है, एक जगह पर सिटी बनी होती है, यहाँ पे कहीं फॉरेस्ट है, कहीं माइनिंग होती है, कहीं इंडस्ट्रीज, यही लैंड का यूज़ है। What are the factors which decide the use of land? फिजिकल फैक्टर, रिलीफ, जैसे प्लेन या माउंटेन, क्लाइमेट, सोइल, वाटर अवेलेबिलिटी। एग्जाम्पल, माउंटेन में फार्मिंग डिफिकल्ट होती है, इसलिए वहाँ फॉरेस्ट ज़्यादा होते हैं। प्लेन्स में एग्रीकल्चर और सिटीज़ डेवलप होते हैं। ह्यूमन फैक्टर्स, पॉपुलेशन, टेक्नोलॉजी, कल्चर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एग्जाम्पल, जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा होगी वहाँ रेसिडेंशियल एरियाज और इंडस्ट्रीज भी ज़्यादा होंगी। लैंड यूटिलाइजेशन पैटर्न इन इंडिया। अब एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंडिया की लैंड को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। इन्हें लैंड यूटिलाइजेशन कैटेगरी कहते हैं। ये बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है। सबसे पहले फॉरेस्ट लैंड, ये वो लैंड है जहाँ फॉरेस्ट है। फॉरेस्ट इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करता है, रेनफॉल मेंटेन करता है, वाइल्ड लाइफ को शेल्टर देता है और ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, बैरन लैंड जहाँ फार्मिंग पॉसिबल ही नहीं है। एग्जाम्पल, रॉकी एरियाज, डेजर्ट, स्टीप माउंटेन। रोड, रेलवेज, बिल्डिंग्स, फैक्ट्रीज, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, सिटीज, यहाँ फार्मिंग नहीं होती। थर्ड, अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, ये लैंड फार्मिंग के लिए यूज नहीं होती, लेकिन फ्यूचर में हो सकती है, जैसे परमानेंट पेस्चर्स, ग्रेजिंग लैंड, श्रब्स, बुशेस। फेलो लैंड, ये एग्जाम का फेवरेट टॉपिक है। फेलो लैंड का मतलब ऐसी एग्रीकल्चर लैंड जिसे कुछ टाइम के लिए खाली छोड़ दिया जाता है। ऐसा क्यों करते हैं? ताकि सोइल को रेस्ट मिल सके और उसकी फर्टिलिटी वापस आ सके, बिल्कुल वैसे ही जैसे इंसान को काम के बाद रेस्ट चाहिए होता है। नेट सोन एरिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। नेट सोन एरिया मतलब जितनी लैंड पर एक्चुअल में फार्मिंग की जा रही है। अगर किसी स्टेट में 100 हेक्टर लैंड पर क्रॉप्स उगाई जा रही है तो नेट सोन एरिया 100 हेक्टर होगा। प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू लैंड, सबसे पहली पॉपुलेशन ग्रोथ। हर साल पॉपुलेशन बढ़ रही है, लेकिन लैंड उतनी की उतनी ही है। रिजल्ट, लैंड पर प्रेशर बढ़ रहा है। अर्बनाइजेशन, गांव धीरे धीरे सिटीज बन रहे हैं, एग्रीकल्चर लैंड कम होती जा रही है और बिल्डिंग्स और इंडस्ट्रीज बढ़ रही हैं। नेक्स्ट, इंडस्ट्रियलाइजेशन, फैक्ट्रीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है लैंड। कभी कभी फर्टाइल एग्रीकल्चर लैंड भी इंडस्ट्रीज में कन्वर्ट हो जाती है। नेक्स्ट, डिफोरेस्टेशन, जंगल काट रहे हैं, जंगल काट कर रोड्स, माइनिंग, इंडस्ट्रीज और हाउसिंग्स कर, इससे इकोलॉजिकल बैलेंस डिस्टर्ब होता है।
होता है। अब चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक लैंड डिग्रेडेशन। सबसे पहले वर्ड समझो। डिग्रेडेशन मतलब क्वालिटी का खराब हो जाना, तो लैंड डिग्रेडेशन का मतलब लैंड की क्वालिटी का खराब हो जाना। जब लैंड फार्मिंग के लायक ना रहे या उसकी फर्टिलिटी कम हो जाए तो उसे ही लैंड डिग्रेडेशन कहते हैं। कॉजेज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन, एक एक कॉज को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले डिफोरेस्टेशन। जब फॉरेस्ट काट दिए जाते हैं तो रूट्स सोइल को पकड़ नहीं पाती, रिजल्ट सोइल इरोशन बढ़ जाता है, रेन वाटर फर्टाइल सोइल को बहा ले जाता है। माइनिंग, माइनिंग से लैंड पर बड़े बड़े पिट्स बन जाते हैं, टॉप सोइल रिमूव हो जाती है, लैंड इनफर्टाइल बन सकती है। थर्ड, ओवरग्रेजिंग। जब बहुत ज़्यादा एनिमल्स एक ही जगह चरते हैं तो ग्रास खत्म हो जाती है, सोइल एक्सपोज हो जाती है, विंड और वाटर उसे उड़ा ले जाते हैं। फोर्थ, ओवर इरिगेशन। ज़्यादा इरिगेशन भी प्रॉब्लम है, इससे वाटर लॉगिंग होती है और सोइल में सोल्ट जमा होने लगता है। इस प्रोसेस को सेलेनाइजेशन कहते हैं, सोइल की फर्टिलिटी कम हो जाती है। फिफ्थ, इंडस्ट्रियल वेस्ट। फैक्ट्रीज से निकलने वाले केमिकल्स और टॉक्सिक वेस्ट सोइल को पोल्यूट कर देते हैं, लैंड की प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। सिक्स, एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स। केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का ओवर यूज सोइल के नेचुरल न्यूट्रिएंट्स को डैमेज करता है, लॉन्ग टर्म में प्रोडक्शन भी कम होने लगता है। इफेक्ट्स ऑफ लैंड डिग्रेडेशन, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कम हो जाता है, सोइल फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाती है, वाटर पोल्यूशन बढ़ता है, बायोडाइवर्सिटी रिड्यूस होती है और डिजर्टिफिकेशन का रिस्क बढ़ता है। फार्मर्स को इकोनॉमिक लॉस होता है। केस स्टडी, सोचो एक फार्मर हर साल सिर्फ केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ करता है। शुरू में क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ेगा लेकिन कुछ साल बाद सोइल वीक हो जाएगी, ऑर्गेनिक मैटर कम हो जाएंगे और प्रोडक्शन गिरने लगेगा। ये लैंड डिग्रेडेशन का रियल एग्जांपल है। अब हम चैप्टर का लास्ट और सबसे स्कोरिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, सॉइल रिसोर्सेज। सबसे पहले एक सिंपल क्वेश्चन, अगर कल सुबह से धरती की सारी फर्टाइल सॉइल गायब हो जाए तो क्या होगा? क्या हम खेती कर पाएंगे? क्या फूड प्रोड्यूस होगा? बिल्कुल नहीं। इसलिए सॉइल को द फाउंडेशन ऑफ एग्रीकल्चर कहा जाता है। सॉइल होता क्या है? सिंपल लैंग्वेज में सॉइल यानी मिट्टी अर्थ की सबसे ऊपर वाली पतली लेयर होती है जिसमें प्लांट ग्रो करते हैं। ये सिर्फ धूल या रेत नहीं होती, सॉइल कई चीज़ों से मिलकर बनती है। इसमें रॉक के वेदर्ड पार्टिकल्स होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर यानी कि ह्यूमस होता है, वाटर, एयर और माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। इसी वजह से सॉइल एक लिविंग रिसोर्स जैसी बिहेव करता है। सॉइल फॉर्मेशन, एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, सॉइल एक दिन में नहीं बनती, इसे बनने में हजारों से लेकर लाखों साल लगता है। सॉइल बनने की प्रोसेस, सबसे पहले रॉक वेदरिंग से टूटती है, विंड, वाटर और टेम्परेचर उन्हें और छोटा करते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स के रिमेन्स मिलकर ह्यूमस बनते हैं, धीरे धीरे फर्टाइल सॉइल तैयार होती है। फैक्टर अफेक्टिंग सॉइल फॉर्मेशन, सबसे पहले पेरेंट रॉक, ये मेटामॉर्फिक रॉक से बना है या इग्नियस रॉक से बना है, किस रॉक से बना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उस पार्टिकुलर एरिया के सॉइल में। नेक्स्ट है क्लाइमेट, जब हार्श क्लाइमेट रॉक्स के ऊपर पड़ता है तभी उसमें वेदरिंग होती है। देन रिलीफ, वहाँ का रिलीफ फीचर क्या है। नेक्स्ट है वेजिटेशन, उसके बाद टाइम, क्योंकि हज़ारों साल लगते हैं सॉइल को फॉर्मेशन होने में। टाइप्स ऑफ सॉइल इन इंडिया, इंडिया में मेनली 6 मेजर टाइप्स के सॉइल्स मिलते हैं। सबसे पहले एलुवियल सॉइल, ये इंडिया का सबसे फर्टाइल सॉइल मानी जाती है। फॉर्मेशन, ये रिवर्स के द्वारा लाए गए सेडिमेंट से बनती है। देखो, जब रिवर्स सॉइल को बहाकर और सेडिमेंट्स को ले जाकर किसी एक किनारे पे इकट्ठा कर देती है तब एलुवियल सॉइल की फॉर्मेशन होती है। कहाँ पर मिलती है? नॉर्दर्न प्लेन्स में, क्योंकि यहाँ पे फ्लड ज़्यादा आती है। पंजाब में, हरियाणा में, यूपी में, बिहार, वेस्ट बंगाल, कोस्टर्न प्लेन्स, ये जो गैंगेटिक प्लेन्स है वहाँ पे एलुवियल सॉइल ज़्यादा मिलती है। फीचर्स, रिच इन पोटैश, रिच इन लाइम, वेरी फर्टाइल एंड एग्रीकल्चर के लिए सबसे बेस्ट होता है। क्रॉप्स इसमें वीट, राइस, शुगर कैन, मेज और पल्सेस उगते हैं। सेकंड है ब्लैक सॉइल, इसे रेगर सॉइल या ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं क्योंकि इसमें कॉटन की खेती सबसे ज़्यादा होती है। कहाँ पर मिलती है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना और पार्ट्स ऑफ कर्नाटका। फीचर्स क्या होते हैं? ब्लैक कलर होता है, क्लेई होता है, इसके अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत हाई होती है, इसलिए इसमें कीचड़ बहुत जल्दी मचता है और समर में क्रैक्स पड़ते हैं। बेस्ट क्रॉप, ब्लैक सॉइल इज बेस्ट क्रॉप फॉर कॉटन, इसलिए इसे ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहा जाता है। थर्ड है रेड एंड येलो सॉइल, ये कहाँ पे मिलती है? ये उड़ीसा, छत्तीसगढ़, साउथर्न प्लेट्यू, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में मिलती है। इसका रेड कलर जो है वो आयरन ऑक्साइड की प्रेजेंस की वजह से होता है और येलो कलर हाइड्रेशन की वजह से। क्रॉप्स इसमें मिलेट्स, ग्राउंडनट्स, पल्सेस उगते हैं। फोर्थ है लेटेड सॉइल, ये ट्रॉपिकल क्लाइमेट में बनती है। कहाँ मिलती है? वेस्टर्न घाट, केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु, असम, मेघालय। फीचर्स, हैवी रेनफॉल एरिया में रहेगी,
बी लेस फर्टाइल, रिच इन आयरन एंड एल्यूमिनियम। ये एक प्रोसेस से बनती है जिसे हम लीचिंग प्रोसेस बोलते हैं। नॉर्मल सॉइल होता है जब हैवी रेनफॉल की वजह से उसके जो सारे मिनरल्स है वो वॉश अवे हो जाते हैं, तभी लेटरेट सॉइल फॉर्म होता है। क्रॉप्स, इसमें टी, कॉफ़ी, कैश्यू जैसे क्रॉप्स उगते हैं। फिफ्थ है एरेट सॉइल, कहाँ पे मिलती है? मेनली राजस्थान और गुजरात के ड्राई रीजन में। फीचर्स सैंडी होता है, सॉल्टी होता है और लो मॉइस्चर और लो फर्टिलिटी। सुटेबल क्रॉप्स फॉर इरिगेशन के बाद बाजरा, वीट और मस्टर्ड उगा सकते हैं। सिक्स है फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल, कहाँ पे मिलती है? ऑब्वियसली हिमालयन रीजन में। फीचर्स रिच इन ऑर्गेनिक मैटर, वेरीज विथ एल्टीट्यूड और क्रॉप्स में टी, कॉफी, फ्रूट्स और स्पाइसेस। नाउ क्विक टेबल को एक बार देख लेते हैं। ये टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको रट के चले जाना है। नेक्स्ट है सोइल इरोशन। अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, सोइल इरोशन का मतलब क्या होता है? फर्टाइल टॉप सोइल का विंड या वाटर के द्वारा हट जाना, इसे ही सोइल इरोशन कहते हैं। टॉप सोइल सबसे फर्टाइल होती है, जब वही हट जाती है तो क्रॉप प्रोडक्शन कम हो जाता है। कॉजेज ऑफ सोइल इरोशन, डिफोरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन, हेवी रेनफॉल, स्ट्रॉन्ग विंड। अब डिफोरेस्टेशन से सोइल इरोजन कैसे होता है? देखो, जो सोइल है ना उसको होल्ड करके ना प्लांट्स की जड़ें रखती हैं। अगर हम पेड़ ही काट देंगे, उनकी जड़ें ही नहीं रहेगी, तो पानी से, हवा से बहकर सोइल जो है वो समुद्र के पानी में या नदी में जाकर मिल जाएगा। टाइप्स ऑफ सोइल इरोजन, शीट इरोजन, जब वाटर एक पतली लेयर में सोइल को बहा ले जाता है तो उसे शीट इरोशन कहते हैं। गली इरोशन, जब पानी गहरी चैनल्स बना देता है, इससे बेडलैंड टोपोग्राफी भी बन सकती है। एग्जांपल चंबल रीजन में। नाउ विंड इरोशन, ड्राई एरियाज में तेज हवा सोइल को उड़ा लेती है, मोस्टली राजस्थान में। इफेक्ट ऑफ सोइल इरोजन, फर्टिलिटी कम हो जाती है, लो क्रॉप प्रोडक्शन रहता है, डेजर्टिफिकेशन हो जाता है और फ्लड्स आना, वाटर पोल्यूशन। सोइल कंजर्वेशन, अब सवाल सोइल को बचाए कैसे जाए, इसी को सोइल कंजर्वेशन कहते हैं। मेथड ऑफ सोइल कंजर्वेशन, एफोरेस्टेशन, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना है, रूट सोइल को पकड़ कर रखते हैं। सेकंड, कॉन्टूर प्लगिंग, स्लोप्स पर कॉन्टूर लाइंस का अलोन फार्मिंग करना है, इससे वाटर फ्लो स्लो होता है। थर्ड है टेरेस फार्मिंग, माउंटेन एरियाज में सीढ़ियों जैसी फार्मिंग, एग्जाम्पल हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। फोर्थ है स्ट्रिप क्रॉपिंग, डिफरेंट क्रॉप्स को स्ट्रिप में उगाना, विंड स्पीड कम होती है जिससे। फिफ्थ है शेल्टर बेल्ट, ट्रीज की लाइन लगाना, विंड इरोजन कम होता है, राजस्थान में बहुत यूजफुल है। सिक्स है कंट्रोल ग्रेजिंग, एनिमल्स को लिमिटेड ग्राजिंग करवाना, ग्रास को ग्रो होने का टाइम मिलता है। 1 मिनट रिवीजन, सोइल अपर फर्टाइल लेयर ऑफ अर्थ, सोइल फॉर्मेशन वेरी स्लो प्रोसेस। इंडिया हैज 6 मेजर सोइल टाइप्स, एलुवियल सबसे ज़्यादा फर्टाइल सोइल है, ब्लैक सोइल जो है वो बेस्ट फॉर कॉटन, सोइल इरोशन रिमूवल ऑफ टॉप फर्टाइल सोइल, सोइल कंजर्वेशन प्रोटेक्टिंग सोइल फॉर फ्यूचर। आज हमने क्लास 10 ज्योग्राफी चैप्टर ऑन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट कंप्लीट कर लिया है। अगर आप इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट, एग्जाम्पल और रिवीजन को अच्छी तरह समझ लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से आने वाले अधिकतर क्वेश्चन कॉन्फिडेंटली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम शुरू करेंगे चैप्टर 2 फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, जहाँ हम बायोडाइवर्सिटी, फॉरेस्ट कंजर्वेशन और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।